हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नित्य। तो जैसा कि हमने स्पेक्ट्रम चक्रा स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोग ने पहला टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियन डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है। अब देखिए, कुछ कारण से जो है ये कंटिन्यू नहीं हो पाया था। सो नाउ आई एम बैक। अब उसके बाद एक एक टॉपिक आपको डेली बेसिस पे कराया जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ा था, तो उसमें आपको बताया था कि कैसे कैसे यूरोप से लोग जो है इंडिया में आना स्टार्ट किए थे। इसका ऑर्डर आपको बताया था PDEF। PDEF मतलब क्या? सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे, उसके बाद लास्ट में फ्रेंच आए थे। पुर्तगीज सबसे पहले आने वाले थे और सबसे लास्ट में जाने वाले थे। तो मैंने एक एक आपको टॉपिक को समझाया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। नौ, अब हमको समझना है कि जब ये आ चुके थे उस समय भारत में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, हमारा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था। एक बार समझ लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से लोग थे और किस तरह शासन चल रहा था, एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब मैं यहाँ सबसे पहले बता देता हूँ कि जब भारत में ये आए थे तो हमारा पावर स्ट्रक्चर अगर मोटा मोटी अगर मैं बता दूँ क्या था, तो यहाँ पे मुगल था। ठीक है, ये मुगल वाला रीजन था, मुगल वाला रीजन था, और मुगल धीरे धीरे कमजोर हो चुके थे। मराठा अगर बात करें तो मराठा खुद को एसर्ट करना स्टार्ट कर चुके थे, खुद के पावर को एसर्ट कर रहे थे। दूसरा, अब जो मुगल कमजोर हुआ था तो जो छोटे छोटे वहाँ के रीजनल लीडर थे, आज की अगर भाषा में मैं बात करूँ तो वहाँ पे उभरने लगे थे। कभी भी सेंटर जब कमजोर होता है तो क्या होगा, स्टेट का जो पावर होता है धीरे धीरे एसर्ट करने लगता है। ठीक है, आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखिएगा कि जैसे जैसे अगर आप आज़ादी के बाद का बात देखें तो उस समय सेंटर स्ट्रांग था। जैसे जैसे सेंटर स्ट्रांग होता है तो फिर उसके बाद जो पावर जो है मोस्टली सेंटर के कंट्रोल में होता है, और जैसे जैसे सेंटर आपको कमजोर होगा तो आप देखिएगा कि स्टेट लेवल पे भी वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करने को मिलेगी कि वो कम होने लगता है। जैसे आज के डेट में अगर देखें तो आज सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो देखेंगे कि धीरे धीरे आज स्टेट जो है उतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं। तो ये मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया है। तो अब क्या होगा, मुगल यहाँ पे कमजोर है, तो अब यहाँ पे बंगाल, अब यहाँ पे धीरे धीरे लोकल जो लीडर है यहाँ पे उभर के आ रहे हैं। यहाँ के जो सूबेदार हैं खुद को इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इन द सेम वे निजाम ऑफ हैदराबाद भी ये चीज़ करेंगे, और यहाँ पे आपको अवध में भी सेम देखने को मिलेगा। अवध में कौन था? बुरहानुल मुल्क आ गया था। बंगाल में मुर्शीद कुली खान, और यहाँ पे आ गए थे कौन? किलिच खान, जिसको हम लोग निजामुल मुल्क बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ मैसूर किंगडम धीरे धीरे उभर के आ चुका था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे लीडरशिप, राजपूत हो गए, जाट्स हो गए, तो ये छोटे छोटे लीडरशिप उभर के आ रहे थे। तो ये आपका पॉलिटिकल सिनेरियो है। अब कुछ टाइमलाइन मैं बता दूं कि उस समय क्या हुआ था, तो मैं तीन चार टाइमलाइन आपको मेंशन करता हूं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं 1739, दूसरा हो गया 1757, एंड थर्ड 1761 और 1764। ये जो चार मैंने ईयर मेंशन किए हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है क्या, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करने में। सबसे पहले 1739 ये होता है हमारा बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल में क्या होता है, जो फॉरेन एलिमेंट है, जो बाहर से लोग हैं, जैसे कौन आया था? नादिर शाह आया था, आपको पता होगा, है ना, नादिर शाह, जो उसने क्या कोहिनूर और जो पीकॉक थ्रोन था वो दोनों लेकर के चला गया था। तो ये नादिर शाह आता है। ठीक है, और यहाँ पे मुगल को हरा देता है। ये मुगल को हराना उस समय एक बहुत बड़ी घटना रहती है कि मुगल को हरा दिया। तो पूरी अगर बात करें तो पूरा इंडिया पे, उस समय इंडिया का तो परसेप्शन नहीं था, बट फिर भी अब धीरे धीरे उसको एक इंडिया को एक बहुत बड़ा जोल्ट मिलता है जो पूरा वहाँ का पावर स्ट्रक्चर में। तो बैटल ऑफ करनाल, तो ये पूछा जाता है। दूसरा अब आते हैं हम लोग 1757। इस समय क्या हुआ था? ये हुआ था बैटल ऑफ पलासी। किसके बीच में? सिराजुद्दौला और जो इसके जो कुछ ओपोनेंट थे वो आपस में एक जो है ना साठगांठ करके और इसके खिलाफ लड़े थे। और वो कौन कौन थे? जैसे आपने देखा होगा, मीर जाफर था, घसीटी बेगम उसकी जो आंट थी, एंड तीसरा एक नाम है जो पूर्णिया का नवाब है, शौकत जंग वो। ठीक है, तो ये तीन लोग उस समय उसके अगेंस्ट में थे। ये सब लोगों से मिलके, और भी कुछ लोग जैसे वहाँ के जो प्रोमिनेंट लोग थे उनसे मिल करके यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है किसको हरा देता है? सिराजुद्दौला को हरा देता है। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है कि अगेन इंडिया में एक दूसरी बार ऐसा चीज देखने को मिल रहा है। इस समय मराठा भी आपको उभर के आ रहे थे बाहर। ठीक है, और यहाँ पे होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत।
ठीक है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है यहाँ पे अगेन मराठा को हरा देता है कौन, अहमद साहब अब्दाली हरा देता है, अहमद साहब अब्दाली या दुरानी बोले तो अहमद साहब अब्दाली हरा देता है। तो ये 3-4 बैटल ऐसे रहे हैं कि जो पूरा जो पावर स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया है, ठीक है। और चौथा ये हमारा हो गया कौन, चौथा हो गया ये बैटल ऑफ बक्सर, जहाँ पे मीर कासिम जो है, मीर कासिम या मुगल के नवाब जो उस समय थे, और तीसरा कौन, ये सॉरी अवध का भी, तीनों अवध मुगल और ये बंगाल तीनों मिल करके साथ में लड़े थे। उसके बाद भी रॉबर्ट क्लाइव की सेना जो है यहाँ पे हरा देती है। तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट इवेंट को मार्क करता है। तो मैंने एक आपको ओवरऑल समरी बता दिया है कि कैसे पावर स्ट्रक्चर में शिफ्ट देखने को मिला है। अब छोटे छोटे, अब जैसे आप अगर दिमाग में एक क्रोनोलॉजी बना लेंगे तो उसके बाद अब आपको समझने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। और छोटे छोटे पार्ट को मैं आगे डिस्कस करता हुआ चलूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं बंगाल के पावर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक बार अगर आपको समझाने के लिए बोल दूं तो मैंने इसको 3-4 भाग में डिवाइड किया है कि ज़्यादा टाइमलाइन में मैंने इसको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले अगर 1700 में बात करें तो कौन आता है, 1700 में यहाँ पे पावर पे आता है, सूबेदार बनता है कौन, मुर्शीद कुली खान। उसके बाद सुजाउद्दीन आता है, उसके बाद सरफराज खान, और सरफराज खान को मार के अलीवर्दी खान आ जाता है पावर पे, ठीक है। तो ये एक पावर स्ट्रक्चर ये अब यहाँ पे बंगाल में चेंज हो रहा है। अब मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बार यहाँ पे अगर खुद को इंडिपेंडेंट अगर बंगाल में बोले तो किसने किया था, मुर्शीद कुली खान। सुजाउद्दीन और सरफराज खान उतना कुछ किए नहीं थे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अलीवर्दी खान फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि सरफराज खान को मार के यहाँ पे बना था। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड आपका एग्जाम है तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये अलीवर्दी खान जब यहाँ पे हुआ था तो ये कौन से बैटल में इन्होंने मार दिया था, तो ये बैटल ऑफ गिरिया में मार दिया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैटल ऑफ गिरिया हुआ था कब, 1740 में। मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, बैटल ऑफ गिरिया में यहाँ पे अलीवर्दी खान मार देता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से पावर में आ जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आता है अलीवर्दी खान के बाद कौन आता है, अब यहाँ पे सिराजुद्दौला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय क्या हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो ये सॉरी बैटल ऑफ पलासी, आई एम सॉरी, बैटल ऑफ पलासी हुआ था। बैटल ऑफ पलासी में ये यहाँ पे हरा देते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब बैटल ऑफ पलासी हुआ था उस समय मुगल इंपेरर कौन थे, तो मुगल इंपेरर अगर बात करें तो कौन थे, तो यहाँ पे आलमगीर टू था, आलमगीर टू था। तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान में रखना है, आलमगीर टू था। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कौन, मीर जाफर आ जाता है। एंड देन उसके बाद अगेन मीर कासिम आता है, जहाँ पे फिर मीर कासिम जो मैंने बोला कि 3 लोग मिल करके बैटल में लड़ते हैं और वहाँ पे हार जाते हैं। उसके बाद होता है हमारा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। मैंने एक छोटी समरी बताने की आपको कोशिश की है कि ताकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़्यादा फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने पे हो, ठीक है। आपने पढ़ रखा हो, आई एम प्रिज्यूमिंग दैट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर ने सबसे पहले किसको अपॉइंट किया था, तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन आया था, मुर्शीद कुली खान आया था। इसी ने फिर बाद में खुद को इंडिपेंडेंट बता दिया था। तो ये हमारा बंगाल में कौन है, मुर्शीद कुली खान है। मुर्शीद कुली के बाद सुजाउद्दीन आया था, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान आया था, एंड फिर उसके बाद अलीवर्दी खान आया था। अब फिर आपको मीर जाफर और अगेन आपको पावर ऑफ सक्सेशन में कौन, सॉरी अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, फिर उसके बाद मीर जाफर, फिर मीर कासिम, ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले कौन आया था, तो ये आपका हो गया मुर्शीद कुली खान। Now, which of the following war began the consolidation of British supremacy over the India? तो कौन सा पावर जो वॉर था जहां पे आपका ब्रिटिश सुप्रीमेसी देखने को स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बैटल ऑफ बक्सर। अब कुछ लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे मैंने 4 डेट मेंशन किए थे तो क्यों बैटल ऑफ करनाल नहीं बोल सकते हैं। देखिए बैटल ऑफ करनाल में यहाँ मुगल हराए थे, यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी में ऐसा नहीं है कि पूरा पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। फिर किसने, फिर जब बैटल ऑफ पलासी हुआ था फिर ब्रिटिशर्स जो है ना उस समय डायरेक्ट पावर को नहीं होल्ड कर रहे थे, ठीक है। वो फिर से किसी दूसरे राजा को इंस्टॉल कर दे रहे थे वहां पे, ठीक है। 1764 में कंप्लीट आपको चेंज देखने को मिलता है। इसके बाद दीवानी राइट और अलग अलग चीजें जो है ना, निजामत हो गया, सब किसके पास, ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो है ना फलक्रम रहा है हमारा इंडिपेंडेंस, जो अगर पूरा पावर स्ट्रक्चर जो सब कॉन्टिनेंट का पावर स्ट्रक्चर के चेंज होने में, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगा आपका।
तो ये आप ध्यान में रखिएगा। द फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाई, जो पहला बोलता है कि डिसाइसिव जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो कौन सा बोलते हैं। देखिए अब पूछ रहा है पहला मिलिट्री सक्सेस, पहला मिलिट्री सक्सेस किसको बोलेंगे, तो ये आपका हो जाता है कौन सा, बैटल ऑफ पलासी में। बैटल ऑफ पलासी में कौन रहता है इस समय, रॉबर्ट क्लाइव जो है, जो उस समय से पहले कहाँ रहता है, उस समय से पहले ये साउथ में रहता है, ठीक है। और इसको बुलाया जाता है, फिर ये आता है यहाँ पे बैटल ऑफ जो पलासी, कहाँ पे, बंगाल में है, तो यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी होता है। और यहाँ पे ये बेसिकली कोई बहुत बड़ा वार नहीं हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो पावर स्ट्रक्चर जो है, इन लोग जो सिराजुद्दौला के जो ओपोनेंट थे उनके साथ मिल करके और इनको हरा दिए थे, तो ऐसा बहुत बड़ा वार नहीं था। जैसे मैं आज के दर में एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी पावर शिफ्ट हुआ है कहाँ पे, वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला में क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है वो कि अमेरिका वहां गया तो बहुत बड़ा वॉर हुआ, नहीं हुआ। अमेरिका ने क्या किया, वहां के जो मिलिट्री ऑफिसर है उनसे साठगांठ कर लिया, ठीक है। तो कहीं एक भी बुलेट फायर नहीं हुआ और पावर भी चेंज हो गया। कुछ इसी टाइप को आपको यहाँ बैटल ऑफ पलासी में देखने को मिला था, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट इन द ईयर, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है 1757। इस टाइप के क्वेश्चन आपको गलती नहीं करना है। जैसे ही 1757 हो गया, 64 में आपको हुआ था क्या, बैटल ऑफ बक्सर। 1761 में क्या हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हरा दिया था। तो ये आप ऐसे चीजों को रिवाइज करते हुए चले, ठीक है। एक और चीज क्वेश्चन पूछा जाता है 1759 में, पिछले में बताया था 1759 में इंग्लिश ने किसको हराया था, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। तो आप ऐसे चीजों को रिवाइज करते हुए चले। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था वहां पे रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, तो ये आपको यहां से हो जाएगा आंसर पलासी। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर अगर पूछा जाए कि ये कौन था, तो ये आपको रॉबर्ट क्लाइव देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो है ना बहुत बड़ा एक मिलिट्री लीडर था, इसके लीडरशिप में बहुत सारे पावर स्ट्रक्चर में चेंजेज हुए हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव का आप नाम ध्यान में जरूर से रखिएगा, ठीक है। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो यहाँ पे हम रॉबर्ट क्लाइव को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द हेवेंस बॉर्न जनरल, अभी मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर था, इंपॉर्टेंट जनरल था, तो इन्हीं का नाम आएगा यहाँ पे। इसी को क्या बोलते थे, हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है। मतलब ये मतलब जन्म से ही मतलब मिलिट्री प्रोवेंस जो होता है इसके पास बहुत ज्यादा था, ठीक है। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ पलासी इज सिचुएटेड इन, अभी मैंने ये भी बताया आपको क्या है, बैटल ऑफ पलासी कहाँ हुआ था, बंगाल के पावर स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ था, तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल आंसर होने वाला है, ठीक है। Which of the following shifted his capital from मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ठीक है। अब मैं इसके लिए फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ ताकि आपको समझाने में मदद मिले। देखिए अब क्या हुआ था कि जब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मीर कासिम जब आया था ना, तो यहाँ पे इसने अपना कैपिटल चेंज कर दिया था, क्योंकि अभी तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो है हावी हो चुके थे, उनको जो ट्रेड में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप चल रहा था उनका, ठीक है ना, उनका ट्रेड ऑलमोस्ट फ्री था, ठीक है। और बहुत सारे जो इंटरवेंशन थे, क्योंकि बैटल ऑफ पलासी हो चुका था, धीरे धीरे पावर में वो अपना ग्रिप बना चुके थे, जिसके कारण से अब यहाँ पे हो रहा था कि ये मीर कासिम बहुत चिढ़ा हुआ था, जिसने एक फिजिकल दूरी बनाने का कोशिश किया, तो इसने डायरेक्ट कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया था, बंगाल से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको मैं ये चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, रिवीजन के लिए आपको आसानी होगा, ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, कौन से हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा मीर कासिम ने चेंज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, जो सबसे अगर डिसाइसिव बैटल की बात करें कि जो पूरा पावर स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया था, वो कौन सा था, बैटल ऑफ बक्सर। ये भी मैंने आपको बताया, इसका रीजन भी बता दिया क्यों हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर को, ठीक है। अब ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके, क्योंकि ये पिछला क्लास में आपको क्वेश्चन करेक्ट किए हुए थे, बैटल ऑफ वांडीवास कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, 1761 में कौन, अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था मराठा को, ठीक है। बैटल ऑफ पलासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर।
Which of the following is considered to be the most significant battle in the establishment of British supremacy in India? अगेन आप देख रहे होंगे कि इस टाइप के नेचर के क्वेश्चन कितने ज्यादा पूछे जा चुके हैं। अगेन बैटल ऑफ बक्सर में हुआ था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पलासी आपको पता है, अभी मैंने 70 कौन सा, सॉरी, वांडीवास, अभी मैंने आपको ईयर मेंशन, मैं ईयर नहीं बता रहा हूँ, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। तो ये कौन था, तो वांडीवास में हुआ था, तो ये आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और सिरंगीपट्टनम ट्रीटी ऑफ सिरंगीपट्टनम हुआ था, ये आपको पता होगा, किसके बीच में, मैसूर वाला जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे वहां पे हमने देखा था, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए ठीक है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग करते जाएंगे। हु वाज द रूलर ऑफ द दिल्ली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर? अब बैटल ऑफ जब बक्सर हो रहा था उस समय कौन था रूलर, कौन था, शाह आलम टू था, शाह आलम टू था। अब आप, मैं अगर बोलूं बैटल ऑफ प्लासी के समय कौन था, तो उस समय आलमगीर टू था। आलमगीर टू कब था, जब हमारा बैटल ऑफ पलासी चल रहा था, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औरंगजेब, आपने टाइमलाइन को ध्यान रखना है, 1707 में मर चुका था, उसके बाद बहादुर शाह जफर, और धीरे धीरे अलग अलग मुगल के शासन आ रहे थे। हु वाज द नवाब ऑफ द बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट? अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या इसका रीजन गलती करने के क्या होता है कि मीर जाफर पहले होता है, फिर उसके बाद कौन आता है, मीर जाफर के बाद आता है मीर कासिम, और इस समय अगर बात करें तो हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल। अब ये जब हो रहा था तो मीर कासिम के बीच में होता है, लेकिन क्या होता है ना, जब आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि मीर कासिम जो है भाग के कहाँ चला जाता है, मीर कासिम भाग के चला जाता है अवध में, ठीक है। अब यहाँ पे अवध में और मुगल दोनों से मिल करके अब एक पूरा एक अपना क्या बनता है, कॉलिशन बनाता है, और उसके बाद फाइट करता है। तो जब ये जो टाइम जब ये चल रहा था, ये भाग करके अवध गया था, उस समय पावर पे किसको इंस्टॉल कर दिया गया था, मीर जाफर को कर दिया गया था, ठीक है। तो ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वहां पे वो मीर कासिम को मार देंगे, क्योंकि देखेंगे कि मीर कासिम तो लास्ट तक था। तो ये गलतियां होती है, आप ध्यान में रखिएगा। कौन था उस समय, मीर जाफर था, क्योंकि जब वो भाग के अवध गया था तो फिर से मीर जाफर को बैठा दिया गया था। मीर जाफर को तो पहले हटा ही दिया गया था, उसके बाद आया था मीर कासिम, लेकिन जब ये भाग करके जाता है तो कुछ समय के लिए मीर जाफर को बैठा दिया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ बच्चे को कंफ्यूजन होता है। Which treaty was signed after the battle of Buxar? बैटल ऑफ बक्सर के बीच कौन सा साइन हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपको 1765 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following ruler had granted दीवानी to the ईस्ट इंडिया कंपनी? अब जो दीवानी राइट जो दिया था, ये कौन सा जो मुगल शासन था जिसने दिया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, शाह आलम टू होने वाला है। क्यों, क्योंकि जब बैटल ऑफ बक्सर हमारा हो रहा था उस समय कौन था, शाह आलम टू ही था। तो इसी ने दीवानी राइट को किसको दे दिया था, ये जो है कंपनी के पास चला गया था, ठीक है। मतलब बेसिकली इसके बाद जो डुअल स्ट्रक्चर आया था, जहां पे मेन जो काम था वो पावर जो किसके पास था, इंग्लिश के पास था, और इनके पास ऐसे जो नॉमिनल काम होते हैं इनके पास थे, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो शाह आलम टू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ द बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765? अगेन सेम क्वेश्चन है, बट इसके ऑप्शन अब आपको डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो शाह आलम टू था, शाह आलम टू था कौन, तो ये एक मुगल एम्पायर था, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुगल एम्पायर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच गवर्नर्स टेन्योर द दीवानी राइट ऑफ द बंगाल बिहार उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द एम्पायर शाह आलम? तो शाह आलम जो है दीवानी राइट दे दिया था, उस समय गवर्नर कौन था? अब गवर्नर कौन था, तो यहाँ पे इस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपेरर शाह आलम टू गेव द दीवानी ऑफ द बंगाल बिहार एंड उड़ीसा टू कंपनी ऑन। अब यहाँ से क्योंकि अब बीपीएससी है, बीपीएससी अब आपको एग्जैक्ट डेट पूछता है, ठीक है ना, केवल ईयर से काम वहां पे नहीं चलता है। तो एटलीस्ट बैटल ऑफ पलासी का, बैटल ऑफ बक्सर का, इन सब डेट को आप मेंशन करके रख ले कहीं पे और इसको याद करके जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट मैं बता देता हूँ, डेट कौन सा है, तो ये आपको डेट हो जाता है 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765, हाँ। देखिए ऑप्शन ये है,
तो इस समय हमारा क्या हुआ था, दीवानी राइट को दे दिया गया था। तो आप ईयर ध्यान में, ईयर के साथ साथ आप डेट को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी आपको डेट वाइज भी क्वेश्चन पूछता है। Who was appointed the Deputy Diwan of मुर्शिदाबाद by रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी? इलाहाबाद का जब ट्रीटी हो गया था उस समय जो दीवानी राइट और निजामत राइट अगर बात करें तो अलग अलग तो बंगाल में दीवानी राइट किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था मोहम्मद रेजा खान को। ठीक है, ये मोहम्मद रेजा खान को, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से। और अगर हम सीतब राय, यहाँ पे राजा सीतब राय, ये कहाँ पे, ये बिहार उड़ीसा वाले पार्ट में इनको मिला था। ठीक है, और मोहम्मद रेजा खान को कहाँ पे, ये आपको दीवान मुर्शिदाबाद का बनाया गया था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which British with which one of the following mountain tribe did the British first came in contact with after the grant of दीवानी राइट in 1765? ठीक है, अब ये जो दीवानी राइट दे चुके थे, तो अब आप देखिएगा ना कि ये धीरे धीरे अपना पावर अलग अलग जगह बढ़ाते रहे हैं। तो ये अब धीरे धीरे आसाम वाला एरिया में भी आ चुके हैं, जहाँ पे अब धीरे धीरे अलग अलग ट्राइब से भी इनका कॉन्फेडरेशन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले कॉन्फेडरेशन किसके साथ हुआ था, तो खासी ट्राइब के साथ हुआ था। आप जब पढ़ते होंगे करेंट अफेयर में देखे होंगे ना कि हम ये आपको गारो, खासी, जंतिया देखने को मिलता है, तो वही जो ये खासी ट्राइब है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको किससे कांटेक्ट में आए थे, खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct chronological order of the battle fought in India in the 18th century? ठीक है, तो अब अगर बात करें कि कौन कौन से, अब यहाँ पे 4 बैटल दिए हुए हैं, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबूर एंड बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, ये चारों के बारे में पूछ रहा है। बैटल ऑफ पलासी आपको सबको पता होगा कब हुआ था, 1757 में। तो अभी पहले डेट लिख लेते हैं, फिर अरेंज कर लेंगे। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में। अब देखिए, अगर आपको ये 2 डेट ध्यान में है तो क्या आप अरेंज कर सकते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ बक्सर सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर लास्ट में हुआ था, तो मैं यहाँ अरेंज जब करूंगा तो देखूंगा कि सबसे बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे भी लास्ट में है, और ये तो 2 ऑप्शन तो मैं यहाँ से एलिमिनेट डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये तो स्ट्रेटजी अपना ही सकता हूँ। ठीक है, अब आपका थोड़ा सा, अब आपका जो मसल मेमोरी आप क्या याद करके रखें, अब उसको ध्यान में रखना है। अब जैसे बैटल ऑफ अंबूर आपको पता होगा कब, सेकेंड कर्नेटिक वार में हुआ था, ये लगभग आपको 1749 में हुआ था। ठीक है, 1749 में बैटल ऑफ अंबूर हुआ था। और बैटल ऑफ वांडीवास जो अभी आपको क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब तो बताना पड़ेगा कौन सा है, ये बैटल ऑफ वांडीवास थर्ड कर्नेटिक वार में आपको 1760 में हुआ था। ये मैंने पिछला क्लास में आपको ये डिस्कशन किया हुआ था। आई होप कि सब इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको डेट सब मेंशन कर दिया, आप अरेंज कर लें। तो सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले बैटल ऑफ अंबूर, उसके बाद हो जाएगा बैटल ऑफ पलासी, देन बैटल ऑफ वांडीवास एंड बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो वांडीवास और तो आपका बैटल ऑफ अंबूर दोनों किस समय हुआ था, ये आपको कर्नेटिक वार में हुआ था। सेकंड कर्नेटिक वार में बैटल ऑफ अंबूर एंड थर्ड कर्नेटिक वार में बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था। तो यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अंबूर, उसके बाद पलासी, उसके बाद वांडीवास एंड बक्सर, तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवास। तो बैटल ऑफ वांडीवास में ये आपको अगेन डिस्कस किया हुआ था, तो कि कौन डिफीट हुआ था, तो यहाँ पे काउंट लेली। ठीक है, तो काउंट लेली को डिफीट कर दिया गया था। ठीक है ना, फ्रेंच से अगेन डुप्लिक्स जब नाम देखते हैं तो आपको लगता होगा डुप्लिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहा था। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंडिया में जो फ्रेंच को लेकर के फ्रेंच को लीड किया था, बहुत ही एक एबल और मिलिट्री प्रोवेस इसके पास था, ये वेरी एबल्ड जो है मिलिट्री कमांडर था। इस समय जब थर्ड बैटल ऑफ वांडीवास हो रहा था, तो इस समय इसको फिर से फ्रांस में बुला लिया गया था। ठीक है, तो ये डुप्लिक्स यहाँ पे आंसर नहीं होगा। कौन होगा आंसर, काउंट लेली। ध्यान में रखिएगा कब, जब बैटल ऑफ वांडीवास हो रहा था। द बैटल ऑफ वांडीवास 1760 अभी किसके बीच में हो रहा था, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो किसके बीच में हो रहा था, तो
ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हो रहा था। और यहाँ पे डिफीट कौन करता है, तो ये बैटल में ब्रिटिश डिफीटेड द ब्रिटिश, दैट कैन नॉट बी द आंसर, ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब मैं एक और चीज, जब जो मैंने बताया था आपको कि 1740, 1757, 1761 और 1764 4 ईयर मेंशन किए थे, उसमें एक और आप ध्यान में रखिएगा 1760। यहाँ पे जब बैटल ऑफ आप अगर बात करें ना वैंडीवास हुआ था, इसके बाद यहाँ से फ्रेंच भी धीरे धीरे इनको साफ कर दिया गया था। अब इसके बाद फ्रेंच जो जनरली आपको कहाँ पे साउथ में बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिलते थे, क्योंकि ये साउथ पे इनका होल्ड बेटर था। और ब्रिटिशर्स नॉर्थ में इसका इनिशियली बंगाल से स्टार्ट किए थे, इनको बंगाल में बहुत ज्यादा होल्ड, जो फर्स्ट जो पावर इनको मिला था बैटल ऑफ प्लासी में 1760 में जब ये बैटल ऑफ वांडीवास होता है, इसके बाद अब यहाँ से फ्रेंच भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ वांडीवास भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अब यहाँ से फ्रेंच भी चले गए हैं। तो ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने जितने भी राइवल थे उनको एलिमिनेट किया था, उसके लिए मैंने 4-5 डेट मेंशन किए थे, और ये क्वेश्चन आपको इसी कारण से पूछे जाते हैं, ये डेट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। Next question. The famous Battle of Wandiwas in 1760 was fought by the Britishers against whom? अभी मैंने बोला वो किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में था, जहां पे फ्रेंच को हरा दिया गया था। तो ये यहां से आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच। अब फिर से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ठीक है, तो ये आपको कौन सा करेक्टली मैच है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया कौन, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ चिलकनवाला, ठीक है, एंड बैटल ऑफ खुर्दा। इसमें से 2 बैटल आपको इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहां से कैसे हम सॉल्व करेंगे, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अभी मैंने बताया था कि बैटल ऑफ वेंडीवास कब हुआ था, 1760 में, और किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो आप देख रहे होंगे कि बैटल ऑफ वेंडीवास फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहां से मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ज्यादा देखिए, आप जो छोटे छोटे बैटल होते हैं सब आप ध्यान में रख नहीं सकते, पूरे इंफॉर्मेशन को आप नहीं रख सकते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसी को रट के जाना है, ठीक है। अब जैसे बैटल ऑफ बक्सर भी इंपॉर्टेंट है, तो बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था, मीर जाफर और क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक है। तो मीर जाफर और क्लाइव के बीच में हुआ था, तो मैं मीर जाफिर तो नहीं था, यहाँ पे कौन था, इस समय मीर कासिम आ चुका था, ठीक है, यहाँ पे मीर कासिम आ चुका था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इस कारण से गलत है। ये 2 डेटा मैं नहीं बता रहा हूं, रीजन बीइंग कि आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट को ध्यान में रखना है, दिमाग को कंफ्यूज नहीं रखना है, क्योंकि आप पूरा इंफॉर्मेशन जितने भी हैं पूरा रट के नहीं जा सकते। तो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं आप उतना करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज द ब्रिटिश इन इंडिया विगरसली। अगर मैंने आपको इनिशियल जब आपको मैप बताया था उस समय क्या बताया था कि मराठा जो है उस समय बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, मराठा का जो पावर पे होल्ड जो है था, इवन इफ की मुगल जो है पावर में थे, लेकिन वो चौथ और सरदेश मुखी जो एरिया में नहीं थे वहां पे भी ये लगाने स्टार्ट कर चुके थे। इसका मतलब कि मराठा अब धीरे धीरे राइज कर रहे थे। हालांकि वो 1761 में फिर उनको एक झटका मिलता है जब अहमद शाह अब्दाली जो है अटैक कर देता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मराठा जो है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मराठा उस समय काफी स्ट्रांग थे, ठीक है, तो मराठा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूड। तो रंजीत सिंह कौन थे, अभी पंजाब वाला रीजन से अगर मैं बात करूं तो रंजीत सिंह का जो एक्सटेंशन था पावर का वो कहां से कहां तक था। रंजीत सिंह कौन थे, ये आपको जो पंजाब किंगडम आपको जो देखने को मिलता है, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट जब पंजाब में हुआ था उस समय कौन थे, रंजीत सिंह। देखिए उस समय पंजाब में क्या हो चुका था कि पंजाब में जो पावर स्ट्रक्चर था वो मिसल्स के बीच में डिवाइड हो जाता, 12 मिसल्स थे। 12 मिसल्स में कौन थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिसल्स में डिवाइड हो चुका था। 12 मिसल्स मतलब कि 12 छोटे छोटे किंगडम में इन लोग शासन कर रहे थे। उसमें से एक जो सुकर चक्रिया जो मिसल्स था उसमें महाराजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये पावर में जब आए थे उसके बाद पावर को ये काफी कंसोलिडेट किए थे, बहुत ज्यादा इनको पंजाब पे होल्ड हो चुका था और ये इनका एक्सटेंशन भी अच्छा खासा मिल चुका था। तो ये आपको श्रीनगर में आपको देखने को कौन मिलता था, किंगडम ऑफ रंजीत सिंह जो है ये श्रीनगर उसमें इंक्लूडेड था, ठीक है। अगर मैं इनके बारे में एक दो चीज और बता दूं कि जैसे अगर इनका पॉलिटिकल कैपिटल कहाँ था, अगर पॉलिटिकल कैपिटल बात करें तो कहाँ पे था, लाहौर में था।
ठीक है। और इनका जो रिलीजियस कैपिटल था ये कहाँ पे था, रिलीजियस कैपिटल अमृतसर में था, आपको पता होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछने को मिलता था। और ये रंजीत सिंह कौन से मिसिल्स के थे, जो सुकर चक्रिया मिसिल के थे। मैं एक बार मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, सुकर चकिया मिसिल्स के थे। ठीक है, सुकर चकिया मिसिल्स के कौन थे, रंजीत सिंह थे। आपने इसको पढ़ा होगा, मैं जस्ट रिवीजन के पर्पज से आपको चीजें बोलते जा रहा हूं। ठीक है, विच मिसिल्स डिड रंजीत सिंह बिलोंग। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सुकर चकिया आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द कैपिटल किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज। अब बोल रहा है कि यहाँ पे कैपिटल ऑफ द किंगडम महाराजा रंजीत सिंह का वो कौन सा था। तो अब यहाँ पे अमृतसर मारेंगे, लाहौर मारेंगे, तो कौन सा होगा, यहाँ पे इनका कैपिटल जो है लाहौर है। अगर आपको पर्टिकुलरली मेंशन करता है कि इनका रिलीजियस कैपिटल कहाँ पे था, तब हम अमृतसर मारेंगे। ठीक है, अगर आपको कैपिटल ऐसे जनरल बोले या पॉलिटिकल कैपिटल इन जनरल, जैसे होता है ना कि जैसे अभी हिंदुस्तान का पूछते हैं कि जो रिलीजियस कैपिटल कहाँ पे है, मतलब रिलीजियस नहीं, एक जो है ना कि जैसे वो वाराणसी एक पुराना शहर है तो उसके बारे में कुछ बोला जाता है इस टाइप का। तो आपको मेन जो कैपिटल होता है वो पॉलिटिकल कैपिटल होता है। तो कौन सा हो गया पॉलिटिकल कैपिटल, ये आपको लाहौर हो गया। तो आप ध्यान में रखिएगा। एट विच प्लेस डिड द राजा रंजीत सिंह सेटअप द अदालते आला। अदालते आला इन्होंने कहां पे स्टार्ट किया था, तो ये भी कहां पे इन्होंने स्टार्ट किया था, लाहौर में स्टार्ट किया था, जहां पे इनका कैपिटल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड, महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच में ट्रीटी हुआ था, तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था किसके बीच में, ये लॉर्ड मिंटो के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कौन थे उस समय, लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डिमांड। ठीक है ना, अभी जो कोहिनूर डायमंड था ये रंजीत सिंह इनको किससे मिला था। ठीक है, तो ये किससे मिला था, तो इनको शाह शुजा से मिला था। ये जो कोहिनूर रंजीत सिंह को मिला था ये शाह शुजा से मिला था, आप ध्यान में रखिएगा। ये ऑलरेडी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। Who among the following has said that God intended me to look upon the all religious with one eye? That's why he took away the light from the other. ठीक है, तो ये किसने बोला था, तो ये महाराजा रंजीत सिंह ने बोला था। ठीक है, तो ये महाराजा रंजीत सिंह, अगेन जो पंजाब में अगर बात करें तो रंजीत सिंह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर रहते हैं। और ये अगर जब इनको 1839 में जब ये यहाँ से इनका देहांत होता है, तो इनके डेथ के बाद वहां पे देखिएगा कि पूरा पंजाब जो है इट्स लाइक कि क्रम्बल। ठीक है, वो पूरा उनका पावर वहां पे क्रम्बल हो जाता है। तो रंजीत सिंह एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक लीडर थे। इनका जो पॉलिटिकल एक्यूमेन अगर बात कर ले या अलग अलग जो ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ट्रिपेटाइट स्ट्रगल जो सॉरी ट्रिपेटाइट जो ट्रीटी हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, और उसमें एक तो कंफर्म है कि रंजीत सिंह हुआ था, आप बताएं कि वो किसके किसके बीच में हुआ था और कब कौन से ईयर में हुआ था, इसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, ट्रिपेटाइट ट्रीटी। द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके बाद पावर में कौन आया था। ठीक है, इनके सक्सेसर कौन थे, आपको पता होगा कि महाराजा रंजीत सिंह जब उनका देहांत हुआ था उसके बाद जो है ना बहुत जल्दी जल्दी लोग चेंज हुए थे, जैसे एक साल में ही 2-3 लीडर चेंज हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरि सिंह नलवा। ठीक है, तो हरि सिंह यहाँ पे उसके बाद आए थे। महाराजा रंजीत सिंह के देहांत के बाद कौन आए थे, तो ये आए थे हरि सिंह आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द किंग ऑफ द सिख एम्पायर। अब आ जाते हैं सिख एम्पायर का जो किंग था वो कौन था, तो उसके जो किंग थे कौन थे, तो दिलीप सिंह थे। तो किंग ऑफ सिख एम्पायर अगर पूछा जाए तो कौन थे, दिलीप सिंह थे। Which one of the following statement is correct about the दिलीप सिंह एंड द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब। ठीक है, तो एक कौन सा उनके बारे में स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। तो इनका जो मृत्यु हुआ था ये पेरिस में हुआ था। ये पेरिस में इनका मृत्यु हुआ था, कब हुआ था, 23 अक्टूबर 1893 को। देखिए इतना ज़्यादा आपको इस टाइप से पूछा नहीं जाता है, बट आप यहाँ पे ध्यान, क्योंकि पूछा गया है एक बार तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है,
हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द हाँ, लास्ट किंग आपको ध्यान में रखना है। पहला किंग हो गया, लास्ट किंग हो गया, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो लास्ट किंग कौन थे? तो ये लास्ट किंग हमारे दिलीप सिंह थे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सिख एम्पायर के लास्ट किंग कौन थे? सिख एम्पायर के लास्ट किंग। रिगार्डिंग द पंजाब मर्जर विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। हमारे जो लास्ट सिख एम्पायर के रूलर थे वो कौन थे? दिलीप सिंह थे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। अब इनके बारे में 2-3 स्टेटमेंट दिया गया है। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल अनाउंस द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हैड कम टू एन एंड। 1849 लास्ट रहता है जब यहाँ पे सिख एम्पायर लगभग खत्म हो जाता है, लगभग क्या खत्म ही हो जाता है। तो ये तो डेट सही है, बिल्कुल सही है कि 29 जो सॉरी 29 मार्च 1849 को अब यहाँ पे सिख एम्पायर खत्म हो जाता है। और दिलीप सिंह को यहाँ पे भेज दिया जाता है एक आइसोलेटेड जगह पे, जहाँ पे वो एंग्लिसाइज इन्वायरमेंट में अपना पढ़ाई लिखाई या जो भी, क्योंकि दिलीप सिंह उस समय छोटे ही होते हैं, ठीक है। तो ये कारण रहता है। ऑल द टेरिटरी ऑफ महाराजा दिलीप सिंह बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडियन ब्रिटिश एम्पायर, बिल्कुल सही बात है। थर्ड जो बोला गया है कि दिलीप सिंह वाज गिवन ए एनुअल पेंशन, नहीं, बिल्कुल यहाँ पे उनको कोई पेंशन नहीं दिया जाता है, तो ये एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सिख एम्पायर, ठीक है, टाइमलाइन हमेशा ध्यान में रखना है कि कब क्या हुआ था। 1849 में यहाँ पे इनका पावर जो है सिख एम्पायर का खत्म हो चुका था, ठीक है। Who among the following established the modern army at the modern armory in the डिंडीगुल मैसूर? मैसूर के बारे में आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी, ठीक है ना। पर्टिकुलरली जो हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है, ये न्यूज में भी रहते हैं वेरियस रीजन से। तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली। 1755 में इन्होंने क्या किया था? एक फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया था, कहाँ पे? डिंडीगुल में, ठीक है। तो डिंडीगुल एक कहाँ पे है? ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो ये हैदर अली ने स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको टाइमलाइन रिवीजन करने के लिए दे दिया है कि जैसे बैटल ऑफ टलीकोटा हुआ था सब 1565 में। उसके बाद जो अगर साउथ में अगर बात करें तो ओडियार्स फैमिली आ गई थी, ठीक है, ओडियार्स आ गई थी। अभी ओडियार्स फैमिली रह रहे थे। बाद में इस पावर को कौन ऑक्युपाई कर लिया था? हैदर अली ने कर लिया था। एंड देन उसके बाद कौन आ जाते हैं? टीपू सुल्तान आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से पावर का स्ट्रक्चर फ्लो होता है। तो ये मैंने आपको लास्ट में पीडीएफ मिल जाएगा, जहां पे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। द ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन द वॉर, ठीक है, पोर्ट नोवो में जो हराया था। देखिए, जो इंपॉर्टेंट बैटल होते हैं ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट जनरल होते हैं वो भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली, जो पोर्ट नोवो का वार हुआ था उसमें कौन था? तो यहाँ पे सर अय्यर कूटे थे। सर अय्यर कूटे आपने बहुत जगह भी सुना होगा जब आप पढ़ रहे होंगे। तो कौन है? सर अय्यर कोटे। तो ये आप सर अय्यर कोटे का नाम ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो पोर्ट नोवे हुआ था, यहाँ पे डिफीट कर दिया था हैदर अली को, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल, तो टीपू सुल्तान ने अपना कैपिटल कहाँ पे सेटअप किया था? सिरंगीपट्टनम में किया था, ठीक है। आपने अगर जैसे मान ली कि बैटल ऑफ मैसूर पढ़ा होगा, तो बैटल ऑफ मैसूर के बाद क्या हुआ था? अलग अलग ट्रीटी हुआ था। फर्स्ट बैटल के बाद कौन हुआ था? ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था। दूसरा के बाद कौन हुआ था? दूसरा बैटल के बाद तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था। और तीसरा क्या हुआ था? तीसरा बैटल के बाद यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सिरंगीपट्टनम हुआ था। और चौथा में तो लगभग डिपोज कर दिया गया था, पावर खत्म हो गया था। तो देखिए, याद करने को लेकर के ध्यान में रखना है, तो मैंने तो ऐसे एमएमएस आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन हो गया? मद्रास, मैंगलोर और यहाँ पे सिरंगीपट्टनम, ठीक है। तो ये 3 ट्रीटी हुए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ मद्रास, सेकेंड बैटल ऑफ मद्रास एंड थर्ड बैटल ऑफ, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ सिरंगीपट्टनम विथ। अब सिरंगीपट्टनम जब ट्रीटी हुई थी उस समय कौन था? ठीक है, तो उस समय यहाँ पे कौन था? टीपू सुल्तान था। आपको पता होगा कि जब सेकेंड वॉर चल रहा था मैसूर का, उस समय ही हैदर अली मर जाता है बिकॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। हैदर अली उसी समय मर जाता है और उसके बाद जो वॉर होता है उसको कंटिन्यू कौन करता है? टीपू सुल्तान करता है। तो सेकेंड जब बैटल हुआ था उसके बाद, अभी मैंने आपको बताया
तो सेकंड हुआ था तो क्या हो गया था, सेकंड बैटल के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था एंड लास्ट में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ था। तो यहां से क्या पता चलता है कि सेकंड बैटल में ही कौन आ गया था, सेकंड बैटल में ही टीपू सुल्तान आ चुका था। तो अब ये सेकंड बैटल का फिनिश जो फैग एंड है और स्टार्टिंग का जो हमारा थर्ड बैटल है वो किसने कंटिन्यू किया था, टीपू सुल्तान ने किया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हु डिड टीपू सुल्तान डाई एट द वॉर विद द ब्रिटिश, ठीक है। तो सॉरी, व्हेन डिड, कब कब जो है टीपू सुल्तान मर जाता है, तो ये ईयर आपका रहता है 1799। आपको ध्यान में रखना है कि मैसूर जो होता है यहाँ पे लगभग अब खत्म हो जाता है और फिर ब्रिटिशर्स क्या हो जाते हैं, फिर ब्रिटिशर्स अपने पावर को किसको शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे वो शिफ्ट कर देंगे ओडियार्स फैमिली के कोई एक बैठा देता है। फिर वहाँ पे स्टोरी आपने पढ़ा होगा कि बेंटिक आता है, फिर वहाँ से पावर उनसे ले लेता है, फिर उसके बाद रिपन आता है और फिर उनको पावर को दे देता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 1799 में यहाँ पे, अब देखिए जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैसूर कब खत्म हो चुका था। तो जब आपको क्रोनोलॉजी पूछता है तो आपको वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होता है। तो टीपू सुल्तान मैसूर का राजा लगभग खत्म हो गया था 1799 में। अभी सिख एम्पायर के बारे में जब आप देख रहे थे तो कब खत्म हो चुका था, 1849 में। 1849 में सिख वाला एम्पायर जो दिलीप सिंह खत्म हो चुका था। तो देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है स्टार्टिंग कब हुआ था कोई चीज और फिनिश कब हुआ था, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं वही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आपको उसी तरह से रिवाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। Which of the following is correctly matched? The first Anglo-Mysore war, हैदर अली was defeated। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। हैदर अली यहाँ पे जीत जाता है, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है वहां पे जीत जाता है। दूसरा, सेकंड सेकंड एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। हालांकि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हैदर अली तो मारा जाता है, उसके बाद वॉर को कंटिन्यू कौन करता है, वॉर को कंटिन्यू करता है टीपू सुल्तान। बट यहाँ पे वॉर जो है इनकंक्लूसिव रहता है, स्टेलमेट हो जाता है, तो यहाँ पे डिफीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वार की अगर बात करें तो टीपू सुल्तान ओन द बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत जबरदस्त हार होती है, जहां पे जिसके बाद इसके हाफ ऑफ द टेरिटरी, बहुत ज्यादा टेरिटरी टीपू सुल्तान अपने टेरिटरी को सीड कर देता है, किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको थर्ड बैटल जो हुआ था, और इसके जो मतलब जो बहुत सारे जो चीज होते हैं, जो बहुत सारे जो बिलोंगिंग होते हैं उसको भी सीज कर लिया गया था। तो ये आपको थर्ड बैटल ऑफ मैसूर में होता है। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान हार जाता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, टीपू वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड इन द थिक ऑफ द बैटल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। एज बैटल कब हुआ था, फोर्थ, 1799 में ये मारा जाता है और यहाँ पे मैसूर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन का हो जाएगा डी। देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप जैसे देखें ना, उसके बाद आपको ध्यान में रखिए कि आपको कौन सा स्टेटमेंट याद है। तो जैसे टीपू सुल्तान अभी जब मैंने बताया था आपको 1799 में मारा गया था, तो बिल्कुल से, क्योंकि 4 बार हुए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द इब्राहिम लोदी। ये आपको स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 1761 में यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जहाँ पे अहमद शाह अब्दाली किसको हरा देता है, अहमद शाह अब्दाली मराठा को हरा देता है, ठीक है। मराठा को हरा देता है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बैटल बोला था कि ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसके बाद कौन से क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। अब क्योंकि टोटल 4 हुए थे तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार में तो किल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये 1799 में हुआ था, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, वहां पे इसको मार दिया गया था, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मीर जाफर इंटर ए कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर डिफीट ऑफ द नवाज सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मीर जाफर और जो इसके ओपोनेंट होते हैं, इनके साथ मिल के रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे सिराजुद्दौला को हरा देता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक
ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 ट्रीटी दिए हुए हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 ईयर मेंशन है। यहाँ पे आपको मैच करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था। अभी आपने डिस्कस किया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको 1765। ठीक है, अब ये तीनों अगर ट्रीटी आपको ध्यान में नहीं है तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ। सबसे पहले मैसूर वार हुआ था, तो मैसूर वार में 3 ट्रीटी हुआ था। कौन कौन? एमएमएस अभी मैंने पीछे बताया आपको। सबसे पहले था हमारा ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है, उसके बाद था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और ये यहां पे होता है सेरिंगपट्टनम। अब ये 3 ट्रीटी होता है। पहला वार के बाद होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये ट्रीटी ऑफ मद्रास कब होता है? ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट, ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है हमारा 1769 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब होता है? 1784 में। और लास्ट होता है हमारा ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम जो 1792 में होता है। और इसके बाद 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में यहाँ पे टीपू सुल्तान मार दिया जाता है। तो ये अब 4-5 डेट जो है इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं मराठा की बात करूं तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था, उसके बाद 4 ट्रीटियां हुई थी। उसको याद करने का तरीका है SPWS। जब पहला एंग्लो मराठा वार हुआ था उसके बाद 4 ट्रीटी हुई थी। कौन कौन से? सूरत, पुरंदर, वड़गांव और यहाँ पे सालाबाई। तो मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूं, सूरत, पुरंदर, वड़गांव और यहां पे सालाबाई। ठीक है, सूरत का कब हुआ था? सूरत आपको हुआ था ट्रीटी ऑफ, जस्ट गिव मी मिनट, ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था 1775 में। ठीक है, आई थिंक 75 में, करेक्ट। ट्रीटी ऑफ पुरंदर उसके 1 साल बाद हो चुका था, तो ये हमारा हो गया ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ वड़गांव कब हुआ था? तो ये आपको लगभग 1779 में हुआ था, ट्रीटी ऑफ वड़गांव। ठीक है, और लास्ट में हुआ था, मतलब कि जो भी इसके बाद अब इसके बाद सेकेंड एंग्लो में मराठा वाला स्टार्ट होंगे। पहला के बाद ये चारों ट्रीटी हुई थी। ये आपको मैच दी फॉलोइंग में कहीं अलग से भी पूछा जा सकता है, तो आप जरूर से इसको ध्यान में रखें। ट्रीटी ऑफ सालाबाई कब हुआ था? 1782 में। अब मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन है मेंशन कर दिए हैं, और ये जितने भी मेंशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए मेंशन किया है, आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुआ था? 1769 में। अभी मैंने आपको यहाँ मेंशन कराया है 1769 में। ट्रीटी ऑफ सालाबाई, सालाबाई कब हुआ था? 1782 में, तो ये इसका हो जाएगा 4। एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था 1784 में। तो आप देख ले कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन आई थिंक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, फर्स्ट का 4 हो गया, बी का 2 हो गया, फर्स्ट का ए का 4 और बी का 2 हो गया। ठीक है, एंड सी का आपका हो जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन कराना और कॉन्सेप्ट दोनों नहीं हो सकता है, इसके लिए मैंने जो छोटे छोटे पार्ट हैं साथ में डिस्कस करते हुए गए हैं, और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसका आपको पॉइंटर बना करके ऐसे चार्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उसको रिवाइज बार बार करिएगा, उसके बाद आपको चीज़ें बेटर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने टाइम लाइन के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और जिनको अगर कोई और भी प्रॉब्लम है, जो अलग सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड भी जो भी टॉपिक होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जो ये आपको जो पूरा क्रोनोलॉजी है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी आपके क्लासेस होते हैं उसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। थैंक यू सो मच।